Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज ये स्मैकडाउन के शो के बारे में। और आज के स्मैकडाउन के शो से हमको ये पता लगना था कि एक्चुअल में रोमन रेंस का होने क्या वाला है एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। क्या वो चेंबर के अंदर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करेंगे या फिर क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई सेकंड मैन एलिमिनेशन चेंबर मैच के लिए प्लान कर रही है। तो सारी चीज़ें आज शो के ऊपर रिवील हो गई, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और मैं कह सकता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग डायरेक्शन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लिया स्मैकडाउन के शो से, तो पूरे शो के बारे में लोग इस वीडियो में बात करेंगे। और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, और हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। अब सबसे पहले हमको जो शो की स्टार्टिंग है ना वो रोमन रेंस के साथ ही देखने को मिल जाती है। एडम पियर्स वहां पर पहले से मौजूद होते हैं। रोमन रेंस में आके कहते हैं कि देखो वो यहाँ पर एक तो एज के बारे में बात करते हैं कि लास्ट टाइम अभी एज नहीं आया था स्मैकडाउन के एपिसोड में, कैसे मेरे से डर रहा था और फर्क नहीं पड़ता कि एज क्या करता है, क्योंकि जब तक मेरा मन है तब तक मेरे पास ये मेरी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रहेगी। वो यहाँ पर इस बारे में बात करते हैं कि देखो ये तुम मेरे को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकते एडम पियर्स के हाथ में, क्योंकि पहले से कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो रोमन रेंस को आइडिया लग जाता है कि भाई ये बंदा आकर कुछ मेरे को कहने वाला है, कुछ सुनाने वाला है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करने वाला है। तो यहाँ पर एडम पियर्स से फिर सवाल पूछते हैं, अच्छा बता तो सही, तो यहाँ पर करने क्या है। इस पर यहाँ पर एडम पियर्स की तरफ से जवाब ये आता है कि रोमन रेंस को अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ड्रू मैकिंटायर करने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर के अंदर। रोमन रेंस ये बात सुन के थोड़े से अजीब हो जाते हैं कि भाई मेरे को अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है इनसाइड एलिमिनेशन चेंबर। वो कहते हैं कि चल पॉल भाई इसको सिखा जरा कि कैसे हमारे अंदर हमारे साथ जो चीज़ें चलती हैं। पॉल एमन यहाँ पर ये कहते हैं कि ठीक है, रोमन रेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है उसके अंदर ये बात होती है कि स्पेशल पेपर जैसे कि एलिमिनेशन चेंबर, यहाँ पर रोमन रेंस को शो अप करना है, लेकिन कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी कि उनको अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना है इनसाइड एलिमिनेशन चेंबर। तो अपनी चैंपियनशिप को तो वो डिफेंड जरूर करेंगे, लेकिन एलिमिनेशन चेंबर मैच जो विनर बनेगा वो फेस करेगा रोमन रेंस को एलिमिनेशन चेंबर के अंदर यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। मतलब यहां पर मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर ऑलरेडी नहीं बता दिया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच प्लान नहीं कर रही, बल्कि वो सेकंड मेंस एलिमिनेशन चेंबर का मैच प्लान कर रही है। लेकिन रोमन रेंस उसके अंदर अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डिफेंड नहीं करेंगे, बल्कि जो विनर बनेगा उस मैच का वो जाकर एलिमिनेशन चेंबर में सेम नाइट पर रोमन रेंस को चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेगा। अब यहां पर पॉल हेमन ने एक बड़ा सही सा जोक भी क्रैक किया। उन्होंने कहा देखो लास्ट ईयर रोमन रेंस था रेसलमेनिया के अंदर और 0 अटेंडेंस थी रेसलमेनिया की। ये बड़ी फनी चीज मुझे लगती है पॉल हेमन की तरफ से। इसके बाद एडम पियर्स यहाँ पर कहते हैं कि देखो मेरे को यहाँ पर ज्यादा नाम भी सोचने की जरूरत नहीं है जो कि इस चेंबर मैच के अंदर होंगे, क्योंकि 2 नाम मेरे पास ऑलरेडी हैं। एक तो तुम्हारा कजन जे ऊसो होगा और उसके बाद एडम पियर्स केविन ओवंस का भी नाम लेते हैं। और ये सुनकर रोमन रेंस बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं। हालांकि जो हमारे पॉल हेमन है उन्होंने थोड़ा सा रोमन रेंस को शांत करने की कोशिश करी, और इस तरीके से हमको स्मैकडाउन की ओपनिंग दिख जाती है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी आगे शो पर हमको क्वालिफाइंग मैचेस भी दिखाती है, यानी उन मैचेस के अंदर कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो ये काफी सही चीज भी है, और कुछ हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली भी। अब जो लोग रोमन रेंस को चेंबर मैच के अंदर देखना चाहते हैं उनको थोड़ा सा बेकार लगेगा कि यार अगर चेंबर के अंदर चैंपियनशिप डिफेंड होती तो शायद वो सही रहता। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए कि रॉबर ऑलरेडी उस टाइप का मैच अनाउंस्ड है, तो क्यों ना स्मैकडाउन के लिए कुछ डिफरेंट किया जाए। तो ये चीज देखकर भी सही लगी। अब देखते हैं चेंबर के अंदर क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो गया काफी देखना कि अब कौन चेंबर के अंदर रोमन रेंस को फेस करता है और चेंबर मैच को कौन जीतता है। इसके बाद गाइस हमको पहला ही क्वालिफाइंग मैच देखने को मिल जाता है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस किंग कॉर्बिन एंड सैमी ज़ेन के बीच में। और आपको पता ही है ना, वैसे भी स्मैकडाउन के ऊपर उनकी फ्यूड चल रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ हुई जो कि डिसअपॉइंट करती है। अगर रे मिस्टीरियो चेंबर मैच के अंदर होते तो मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि यार कितने कमाल के स्पॉट्स हो सकते थे, लेकिन एंडिंग यहाँ पर कुछ ऐसी होती जब सैमी ज़ेन ने अपनी हेलुआ किक लगाई, पिन कर दिया, और इस तरीके से किंग कॉर्बिन एंड सैमी ज़ेन क्वालिफाई कर जाते हैं चेंबर मैच के लिए। यानी कि जे ऊसो के साथ साथ केविन ओवंस तो थे ही, और 2 नाम और जुड़ गए जिनका नाम है सैमी ज़ेन एंड बैरन कॉर्बिन। मैं अभी भी डिसअपॉइंट हूँ यार कि रे मिस्टीरियो और डोमिनिक आते तो शायद थोड़ा और मजा आता, लेकिन खैर डब्ल्यूडब्ल्यूई का डिसीजन है। इसके बाद गाइस हमको नेक्स्ट देखने को मिलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बिगी, और वो रिंग में आकर यहाँ पर एक तरीके से चैलेंज करने की बात कर रहे होते हैं किसी को, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने सक्सेसफुली अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर लिया था। लेकिन यहाँ पर सामने फिर से कोई और बंदा नहीं बल्कि अपोलो क्रूज आते हैं। बट बिगी यहाँ पर इतना कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होते कि फिर से वो अपोलो क्रूज के साथ कोई मैच करें चैंपियनशिप के लिए। कमर्शियल आता है, कमर्शियल जाता है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बिगी का मैच हो रहा है शिंजुके नाकामोरा के साथ में। मतलब अपोलो क्रूज एकदम साइड ही हट गए, वो बाद में जो रिंग साइड के आसपास होते हैं, और हमको मैच देखने को मिलता है दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में। और जैसे कि एक्सपेक्टेड था, अपोलो क्रूज ने आवर मैच के एंडिंग में जाकर जो इंटरफेयर करने की कोशिश कर दी, डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, और इस तरीके से जो इस मैच का रिजल्ट निकलता है। तो इसको वैसे भी करने का साथ कोई सेंस था नहीं, इससे बढ़िया तो बिगी और अपोलो क्रूज का मैच ही कर देते। लेकिन अगर शिंजुके नाकामोरा को इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए चांस देने का कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई सीन बना रहे तो शायद वो सही चीज़ हो सकती है। लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बिगी के लिए भी, क्योंकि रेसलमेनिया का टाइम चल रहा है भाई, और इस टाइम पर उनकी बुकिंग अच्छी करना डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का रिटर्न ऑन स्मैकडाउन एपिसोड। और गाइस सबसे पहली चीज जो हमने नोटिस करी, और जैसे ये चीज हुई मेरे को लगा
सेथ रॉलिंस का फेस सुपरस्टार बन गए, क्योंकि सेथ रॉलिंस की थीम गाइस बर्न इट डाउन वाली थी। वो जो उनकी मसाया वाली थीम है वो आज हमको नहीं सुनने को मिलती है, लेकिन सेथ रॉलिंस की जो एंट्रेंस है वो पूरी मसाया वाले स्टाइल में हो रही थी। मैं कह रहा हूँ कि ये मसाया वाला गिमिक है या फिर उनका पहले वाला गिमिक है। सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है, वो रिंग में होते हैं और चारों तरफ से जो सुपरस्टार्स है वो भी खड़े होते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि देखो लास्ट टाइम जब मैं WWE की रिंग में था तब से अब तक बहुत कुछ बदल चुका है। मैंने अपने आप को सर्वाइवर सीरीज में सैक्रिफाइस किया और अब मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि मैं जो है बाप भी बन चुका हूँ। ऑब्वियसली आपको पता ही है पहले से। वो कहते हैं कि जब से मेरे पास मेरी डॉटर आई है मेरी लाइफ को देखने का तरीका बदल गया है, मेरे को बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिले, विजन मिले, इस तरीके से मेरी लाइफ चेंज हुई जो कि मैंने कभी भी नहीं सोची थी और इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। स्मैकडाउन को मैं लीड करना चाहता हूँ, इनको जो है ग्रेटर गुड के लिए काम करवाना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ ऐसी सेथ रॉलिंस अपनी वही मसाया गिमिक के अंदर जो बातें बोलते थे वो बोली, मैं समझ गया भाई नहीं अभी ये मसाया गिमिक कंटिन्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मसाया गिमिक भी उतना ही पसंद है। लेकिन काफ़ी सारे लोग चाह रहे थे कि सेथ रॉलिंस जो है पहले वाले कैरेक्टर के साथ वापस आए, लेकिन फिलहाल वो चीज़ नहीं हो रही। अब जब सेथ रॉलिंस अपने ये उपदेश दे रहे होते हैं ना तो सारे के सारे सुपरस्टार कल्टी काट लेते हैं। वो सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं तुम्हारा लीडर बन सकता हूं, मैं तुम्हारा फादर बन सकता हूं, मैं तुमको आगे का विजन दे सकता हूं। सिर्फ एक सुपरस्टार वहां पर खड़ा रहता है और वो थे सिज़ारो। सेथ रॉलिंस कहते हैं मुझे पता था कि तुम भी मेरी बातों को सुनोगे, ये सारे के सारे तो बेकार हैं। सिज़ारो भी कहते हैं नहीं भाई मैंने थोड़ी सी जाने में देर कर दी, मुझे भी चले जाना चाहिए। सिज़ारो वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस ने पीछे से आकर जो है सिज़ारो के ऊपर अटैक कर दिया। अब शायद WWE ने ये वाला एंगल इसीलिए दिखाया क्योंकि हमको सिज़ारो और सेथ रॉलिंस के बीच में एक फ्यूड देखने को मिल सकती है और वैसे भी WWE जिस तरीके से सिज़ारो को पुश कर रही है, डेफिनेटली यहाँ पर सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करके उनको भी काफी जो है अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है। तो देखते हैं क्या चलता है सेथ रॉलिंस और सिज़ारो के बीच, लेकिन आज इस तरीके से हमको देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस का रिटर्न। इसके बाद गाइस अगला मैच आता है बेली वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच में और अगेन कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, वही बिल्ली के रू विराट वही सारा सीन चल रहा है। इसके बारे में कम से कम बात करूं तो वही सही रहेगा और बेली ने इस मैच में जो जीत हासिल कर लिया है। नेक्स्ट मैच हमको फिर से देखने को मिलता है, इसको अगर आप स्किप कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ओटिस एंड चैट गेबल के बीच में। मतलब सेंसलेस है, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं, रॉ के ऊपर तो बहुत ज़्यादा होती है, स्मैकडाउन के ऊपर भी कुछ होती है, क्योंकि भाई 2 घंटे भी WWE को कैसे निकालने कभी कभी उनको समझ में नहीं आता। स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ये ओटिस चैट गेबल के बीच मैच और रिजल्ट की बात करें तो स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने इस मैच में जीत हासिल कर ली। नेक्स्ट गाइस हमको देखने को मिलती हैं स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन साशा बैंक्स और वो रिंग में आकर बियांका ब्लेयर के डिसीजन के बारे में बात करती हैं और वो कहती हैं कि बियांका ब्लेयर के पास सिर्फ एक ही चॉइस है और वह है मुझे चुनना अपना ओपोनेंट रेसलमेनिया के लिए। इतने में होती है बियांका ब्लेयर की एंट्री और वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुना कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन इस समय ये मेरा मोमेंट है, मुझे इसका हर एक सेकंड तुम एंजॉय करने दो। अब ऐसा कहते कहते यहाँ पर हमको टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्सन शेना बेजलर भी देखने को मिलती है और वो कहती हैं कि यार हर कोई तुम्हारे बारे में क्यों बात कर रहा है, हम भी तो रॉयल रंबल के अंदर दूसरी बार बने हैं चैंपियंस, हमारे बारे में कोई क्यों बात नहीं करता। इतने में साशा बैंक्स कहते हैं कि देखो मुझे पता था कि तुम आज आने वाले, तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है। सबसे पहले वो फुटेज दिखाते हैं जहां पर शेना बेजलर रॉक एपिसोड में नाओमी से हारी थी और उसके बाद हमको फुटेज दिखाई जाती है कि नाया जैक्स कैसे हारी थी टेबल्स मैच में लाना के साथ। बहुत ज्यादा भड़क जाते हैं यहाँ पर नाया जैक्स एंड शेना बेजलर, उन्होंने अटैक कर दिया बियांका ब्लेयर एंड साशा बैंक्स के ऊपर और भाई इतने अनप्रोफेशनल लग रहे थे चारों के चारों सुपरस्टार। ऐसा लग रहा है कि एक सुपरस्टार दूसरे का वेट कर रहा है कि हाँ भाई आ मुझे मार। जब कोई मूव हम परफॉर्म करते हैं, मतलब सुपरस्टार परफॉर्म करते हैं, तो फ्लो में लगनी चाहिए ना सारी चीज़ें कि हाँ ऐसे हुआ ऐसे सीक्वेंस होने चाहिए काफ़ी अच्छे। यहाँ पर तो देखकर ऐसा लग रहा था कि भाई चारों के चारों सुपरस्टार को पहली बार रिंग में उतारा गया, उसके बाद इस तरीके से ये जो ब्रॉल वगैरह जो भी अटैक करना था बड़ा अनप्रोफेशनल सा लगा है। लेकिन खैर कभी कभी ऐसा हो जाता है और वैसे भी प्रोफेशनल्स तो हैं ही। नाया जैक्स के बारे में बात नहीं कर रहा, बाकियों के अगर मैं बात करूँ तो ये आज हमको सेगमेंट देखने को मिलता है और इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टैग टीम चैंपियनशिप के लिए इनके बीच हमको फ्यूड देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगेन WWE के पास विमेन डिवीजन में कोई टैग टीम तो है ही नहीं, तो ऐसे ही मैचेस WWE कुछ भी टीम वगैरह बनाती रहती है। लेकिन गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर था एक और क्वालिफाइंग मैच सिज़ारो एंड डैनियल ब्रायन वर्सेस रॉबर्ट रूट एंड जिगलर। मतलब यहाँ पर जो स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस है वो लड़ रहे हैं सिज़ारो एंड डैनियल ब्रायन से कि वो भी चैम्बर मैच के अंदर आ सके। मतलब उनके पास ऑलरेडी एक चैंपियनशिप है, लेकिन फिर भी उनको रोमन रेंज की चैंपियनशिप लेनी है, सही बात है। लेकिन यहाँ से हमको ये पता लगता है कि WWE के पास इनफ स्टार्स ही नहीं है जो कि उन्होंने शो के ऊपर अच्छे से बिल्ड किया, तभी उनको जो है टैग टीम चैंपियंस को भी लेकर आना पड़ रहा है। खैर यहाँ पर मेरे को लग रहा था कि पहले से ही जो मैच का रिजल्ट है बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल, जिस तरीके से स्टोरी लाइन देख रही थी सिज़ारो एंड डैनियल ब्रायन को ही यहाँ पर जीतना था और हमको ऐसे ही देखने को मिलता है। बट मजे की बात ये थी कि सिज़ारो ने यहाँ पर जिगलर को करवा दिया टैप आउट अपने शार्प शूटर के साथ। तो भाई सिज़ारो एक तगड़े पुश पर है, ये चीज हमको क्लियर पता लग रही है। और आज इस तरीके से मैच का रिजल्ट निकला, शायद हो सकता है चेंबर के अंदर भी उनका कोई अच्छा खासा चांस बन जाए अगेंस्ट रोमन रेंस। इसके बाद होता है कि सारे के सारे सुपरस्टार जो है
आपस में लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन चेंबर में सबको जो है अपने लिए लड़ना है ताकि वो रोमन रेंज को फेस करे यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। लेकिन तब तक लड़ रहे थे जब तक केविन ओवेंस नहीं आ जाते, और भाई केविन ओवेंस ने यहाँ पर आकर स्टनर की एकदम बारिश कर दी। 4 स्टनर उन्होंने लगाया और बाद में वो कैमरा को देखकर ये कहते हैं कि भाई रोमन, मेरा तुम्हारे साथ खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ एलिमिनेशन चेंबर में। और यहाँ पर वो रोमन रेंज की यूनिवर्सल चैंपियनशिप के बारे में भी बात करते हैं। तो इस तरीके से जो स्मैकडाउन का शो है वो जाता है ऑफ एयर। बैक से रोमन रेंज भी बैठे होते हैं जो कि केविन ओवेंस को देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होते हैं। तो ये सारी वो चीज़ें जो आज हमको स्मैकडाउन के शो से देखने को मिलती है। ये भी नहीं कहूँगा कि कोई बहुत अच्छा शो था, लेकिन फिर भी स्टोरी लाइन की प्रोग्रेशन के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं काफ़ी साइंस जो चीज़ें बनाती थी वो WWE ने दिखाई है। ऐसा बहुत कम स्टफ था जो कि WWE ने कुछ भी दिखा दिया। तो 2 घंटे का शो है, आप लोग शायद उसको 2 घंटे बैठ के देख भी सकते हो। लेकिन हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर आपको अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो, कमेंट करके आप लोग मुझे बताओ कि आपको WWE का डिसीजन कैसा लगा चेंबर वाले मैच का। और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।